अच्छा, तो अब हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि आपको पता है जब एक कंट्री ना एक्चुअल में एक कंट्री बन रही होती है ना, तो वो अपने आप को दर्शाने के अलग अलग जरिए यूज करती है। जैसे आपने देखा होगा, ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स का साइन कैसे होता है, ये साइन होता है, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है ना। तो मैंने सही से नहीं बनाया, बट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो कुछ ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का देखा होगा तो शेर एक मैस्कॉट बना देते हैं, तो वो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जिनका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता, मतलब जैसे वो कुछ इस तरीके के चित्र बनाती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, और केवल एक माइंड का विजुअलाइजेशन होता है। हमने ऐसा सोचा, और हमारी सोच के अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एलिगरी, ठीक है। अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं एलिगरी, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन वो एक्शन में असली में कुछ नहीं होता। अच्छा, तो अगर आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह देखे होंगे, तो वहां पे न्याय का जो मैस्कॉट है वो क्या है, वो एक लेडी बनी हुई है, और उसके एक आंख पे क्या है, काली पट्टी, और उसने अपने हाथ में एक तराजू से कुछ वेट करने का वो लिया हुआ है। तो वो क्या है, हमारा जस्टिस का साइन, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखोगे, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो लिबर्टी का साइन क्या था, लिबर्टी मतलब आजादी का साइन, रेड कैप थी। रेड कैप देखी होगी आपने, तो वहां पे क्या था, लिबर्टी का साइन था, रेड कैप। और फ्री होने का जो साइन था वो क्या था, ब्रोकन चेन्स थी। तो इस तरह से वहां पे एक निशान बनाए गए। तो जब अगर हम बात करें इटली की, और जो फ्रांस और जर्मनी ये जब आजाद हुए, तो इन्होंने भी ना एक कल्पना करी। इन्होंने कल्पना कैसे करी, ये जो लेडी है मारियाना, ठीक है, मारियान, इन्होंने ना ईसाई नाम है ये मारियान, ये सिर्फ एक, और एक क्या बोल सकते हैं हम इसे, क्रिश्चियन नेम है, ठीक है। एक्चुअल में ये लेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, पर इन्होंने इसको ऐसे नाम दे दिया, और हर जगह फ्रांस में इनकी फोटो बना दी, ताकि लोग जब भी इन्हें देखे तो उनको ऐसी फीलिंग आए कि हाँ, फ्रांस यूनाइट हो गई, यूनिटी वाली फीलिंग, नेशनलिज्म वाली फीलिंग। तो इनको देख कर है। राष्ट्र के लिए महिला रूपक को फ्रांस में ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। तो ये बेसिकली जो चीज है, लाल टोपी वगैरह, ये जस्टिस, फ्री, इन सब का है। मारियान फ्रांस की महिला रूपक है। आप फ्रांस में जाओगे, देखोगे अलग अलग जगह पे ये लेडी बनी हुई होगी, जो फ्रांस के लोगों को दिलाती है, उनकी नेशनलिज्म का फीलिंग लेकर आती है। वहीं पे अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में ये जो प्रतिनिधित्व है, इस तरह से ये जो लेडी बनाई गई है, इसका रिप्रेजेंटेशन। अब इसके हाथ में स्वॉर्ड है, ये सूरज निकल रहा है, जो ये राइजिंग सन है, ये हमें बता रहा है कि न्यू एरा, न्यू आजादी की शुरुआत होने वाली है। स्वॉर्ड भी कुछ दिखा रहा है, ऑलिव्स भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये जो ब्रेस्ट पे इनका जो स्वॉर्ड बना है, वो दिखा रही है कि शी इज कितनी पावरफुल है ये। तो वही जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, जो रिपब्लिक और लिबर्टी का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये जो लेडी है, ये किसका, लिबर्टी और रिपब्लिक का, आजादी का और फ्रीडम का, वो क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र सभी को नारी के रूप में व्यक्त किया गया। तो ये वहां के क्या थे, एलिगरी थे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रवाद, और एक सेकेंड, राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ये कहाँ आ गए हम, हाँ, हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, समाजवाद की। अब राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को आपको पता है, नेशनलिज्म मतलब अगर हमें हमारे देश से प्यार है, वो होता है नेशनलिज्म। बात करें साम्राज्यवाद की, इसे हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है, अच्छा ठीक है, माना आपको, हाँ, इसमें क्या होता है, आपको आपके देश से प्यार है, और आप अपने देश को एक्सपैंड करने के चक्कर में दूसरी जगह को, दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हो, कब्जा कर रहे हो, ठीक है। प्यार है वो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी कंट्री को क्या करना चाहते हो, देश को बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाने के चक्कर में आप दूसरी जगह जाके दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हो, कब्जे में ले रहे हो। तो यही है, इन्होंने बताया 18वीं और 19वीं सदी के मध्य यूरोप अराज अराजकता, अनार्की और अशांति, डिस्टरबेंस के त्रस्त था। यूरोप में 1871 के बाद राष्ट्रवाद की अवधारणा में एक मौलिक बदलाव आया। यूरोप में कई राष्ट्र एक दूसरे के प्रति अ, असहिष्णु थे, और वे शत्रु के नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। अच्छा देखो क्या हुआ, यूरोप में तो मोनार्की खत्म हुई, यूरोप में नेशनलिज्म शुरू हुआ। अब जब कुछ आसपास में कोई चीज होती है ना, तो तीसरे जगह वो चिंगारी लग जाती है। तो यूरोपियन कंट्रीज के बगल में जो कंट्रीज थी, वो थी बाल्कन कंट्रीज। अब हमारी बाल्कन कंट्रीज क्या होती है, जैसे मैं बताती हूँ
क्या होता है, बाल्कन स्टेट्स हो गई हमारी अल्बेनिया, सीरिया, रोमानिया, मैकडोनिया। आप अगर मैप में देखोगे यूरोप के थोड़ा सा साइड में बाल्कन कंट्रीज है, ये स्लोवेनिया, ठीक है, बल्गारिया, रोमानिया, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा इंग्लैंड तो एक नेशन बन गया था, ठीक है, जब वो इंडिया इंडिया के पास है, इंडिया को कब्जा करने हमारे कंट्री पे आया था ना, तो वो क्या कर रहा था, वो साम्राज्यवाद बोलते हैं उसे, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। खुद तो आजाद हो गया और अब हम पर कब्जा करने आ गया। तो क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर, अगर आपने देखा होगा, मैं बाल्कन स्टेट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बाल्कन की बात करें, हम्म, तो बाल्कन, हाँ, बाल्कन में राष्ट्रवाद क्या, हाँ ये देखो यहाँ पे इन्होंने बाल्कन स्टेट्स बनाए हुए, ये स्लोवेनिया, रोमेनिया, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, ये इधर हमारी फ्रांस वगैरह दूसरी कंट्रीज पड़ जाती है, और ये जो पूरे ये बाल्कन स्टेट्स है। तो इधर क्या हुआ था, इन्होंने जब देखा कि हाँ वहां पे इतना ज्यादा नेशनलिज्म हो रहा है, तो हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। पर बाल्कन में क्या था, वो ना ऑटोमन एम्पायर के द्वारा रूल किया जाता था। अब ऑटोमन एम्पायर क्या होता है, इस्लामिक, जो इस्लामिक रोल, मुस्लिम लोग जो रूल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर ना जो रूलर्स थे उसके ना बाद में थोड़े वीक होने लग गए थे। अब रूलर्स वीक होने लगे तो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट होने लग गई पावर, स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे तो अपनी कंट्री पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, इससे ना बाल्कन स्टेट्स के दिमाग में भी चीज है कि हाँ भाई हमारे बगल वाले स्टेट्स तो नेशनलाइज हो चुके हैं, हमें भी होना है। तो उनमें भी क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग आना शुरू हुई। अब इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की जब फीलिंग आना शुरू हुई, तब इंडिपेंडेंट, इन्होंने सोचा कि अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे। अब दो चीजें साथ हो रही थी, एक तो उनकी इकोनॉमी, इकोनॉमी बोल रही हूँ, जो उनके रूलर्स थे एक तो वो वीक हो गए थे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके लोगों के बीच में नेशनलिज्म वाली फीलिंग स्टार्ट हुई। अब नेशनलिज्म जब फीलिंग आना स्टार्ट हुई, तो इन लोगों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि हाँ हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है, इस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के टूटने ने एक स्थिर स्थिति पैदा कर दी। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे के भाई इच्छा प्रिय करते थे, दूसरे की कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करने की मांग करता था। अब हुआ क्या, बाल्कन सब तो इंडिपेंडेंट हो गए, सब क्या हो गए, आजाद। अब मैंने जो चीज बताई, इंपीरियलिज्म वर्ड कहाँ से आया। अब ये जो बाल्कन कंट्रीज थी ना, ये क्या थी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच कंट्रीज थी, इकोनॉमिकली रिच। मतलब इन कंट्रीज में पैसा बहुत था। पैसा कैसे बहुत होता है, इन कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। अब जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा है, जैसे अभी आप अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में देखोगे, जो अफगानिस्तान तालिबान है, क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, जो ओपीएम है, ओपीएम क्या है, जिससे एक तरह से एक तरह का ड्रग है, काफी ज्यादा चीजों में यूज होता है। तो क्या है, वो एक रिसोर्स स्ट्रॉन्ग कंट्री, ऐसा नहीं है वो गरीब है। तो वैसे ये जो बाल्कन स्टेट्स थे, ये क्या थे, बहुत ज्यादा अमीर रिसोर्सेज थे। तो इन लोगों ने सोचा कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके क्या कर लेते, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। सबके दिमाग में ये पैसे वाली चीज थी। अब इंसान, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसा। आजकल जो भी चीज देखो सब कुछ पैसे से मिलता है। तो पैसा अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम कितने भी पावरफुल बन सकते हो। अब बाल्कन स्टेट्स के बीच में ना ये भाईचारे वाली भावना तो हुई खत्म। इन्होंने सोचा अब इसको भी आप कब्जा कर लेते हैं, इसके ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से साम्राज्यवाद फैल रहा था। इन्होंने बोला हाँ भाई कब्जा क्यों करते हैं, क्योंकि रिच इन रिसोर्सेज होगी कंट्री, है ना, कि रिसोर्सेज अच्छे होंगे, पैसा बहुत है उसमें। तो ये लोग आपस में क्या करने लग गए, लड़ने लग गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो कोई तीसरा बंदा फायदा उठाने आ जाता है। अब जैसे मैं आपको इंडिया का एक केस बताऊं, जब हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, ये जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, तो क्या हुआ था, ये पंजाब, वेस्ट बंगाल और कश्मीर वगैरह, इनकी ना आपस में लड़ाई हो रही थी। किसी के मराठा से हो रही थी, किसी की कुछ में। तो इंडिया के लोग आपस में लड़ रहे थे, तो इसका फायदा किसने उठाया, किसी तीसरे बंदे ने। हमारे केस में किसने उठाया था, ब्रिटिशर्स ने उठाया था। तो वैसे ही जब बाल्कन कंट्रीज में ये सब चीजें हो रही थी ना, ये आपस में लड़ाई, तो यूरोपियन कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और फ्रांस, इन सारी कंट्रीज ने क्या किया, सोचा इन कंट्रीज का फायदा उठा लेते हैं, इन कंट्रीज को अपने वश में कर लेते हैं, इनको काबू में कर लेते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 होता भी क्यों है, क्योंकि एक दूसरे पे कब्जा करना होता है, इंपीरियलिज्म। पैसा चाहिए सबको, पैसा पैसा आएगा तो वो क्या बनेंगे, पावरफुल। तो 1914 से 1991 तक, हमारा 1990 तक क्या चला था, हमारा वर्ल्ड वॉर चला था। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या बात है, रूमानी राष्ट्रवाद दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा था, ठीक है। इस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के टूटने पर एक स्थिर स्थिति पैदा हुई थी। तो मैंने बता दिया था, बाल्कन में राष्ट्रवाद, विभिन्न राष्ट्रीयताओं ने युद्ध के माध्यम से एक एक के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी। मैंने बताना शुरू किया था कि बाल्कन स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू किया।
दोनों सर्वोच्च शक्तियां रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन में प्रभाव बढ़ाने करने में शामिल थे। जब दो लोग लड़ते हैं, आपस में लड़ाई होती है, तो क्या तीसरा बंदा आता है, तो वहीं जर्मनी, रूस, इंग्लैंड क्या आने लगे, यहाँ पिक्चर में आने लगे। अब साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1941 में यूरोप को महाद्वीप की ओर ले गया, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक बना। ये एक कारण था जिससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, विश्व युद्ध। ऑटोमन साम्राज्य के पतन की विवेचना कीजिए। ऑटोमन साम्राज्य मतलब अंपायर। ऑटोमन साम्राज्य मैंने पहले बताया था, वो ग्रीस भी उसका पार्ट था। तो इस्लामिक एक कंट्री है, ये मुस्लिम द्वारा रूल की जाती है। तो आपको इसमें ये सब बताना, और जो भी चीजें हुई हैं। अब रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं को संपित विवरण कीजिए। उसके अनुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक कंट्री क्यों महत्वपूर्ण है, नेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, अगर आपस में यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे वर्ड यूनिटी, एकता, एकता होगी तो वो कंट्री क्या होगी, पावरफुल। आप इसको और अच्छे से लिख देना, जो आपने चैप्टर में पढ़ा, पर मैंने आपको एक कारण बता दिया। राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। ये तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा और परंपरा को ना एक नेशन को जोड़े रखने में, एकता वाली बात फिर से यही आ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप चैप्टर में बस अब बता सकते हो कि किन सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया भाषा के लिए, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।